15 से 16 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो उन्हीं के आंसर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि रुई के बिनोले यानी कि उसको बीज से हटाने की प्रक्रिया, जब आप लोग कपास देखते हैं, ठीक है, तो उससे आप क्या करते हैं, उसको बीज को अलग करते हैं और फूल को अलग कर लेते हैं। तो उस प्रक्रिया को यहाँ पर क्या बोला जाता है? कटाई बोला जाता है, बुनाई बोला जाता है, ओटना बोला जाता है, या फिर अभिमार्जन की प्रोसेस इसको बोला जाता है। आंसर आपका क्या होगा? उसको अलग करने की प्रक्रिया को ओटन की प्रक्रिया बोला जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्राकृतिक तंतु का उदाहरण जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं, रेयन, नाइलॉन, रुई या फिर डेक्रोन। तो देखो, रेयन, नाइलॉन, डेक्रोन ये सारे के सारे हमारे कृत्रिम रेशे या फिर मानव निर्मित रेशे बोल सकते हैं, और रुई जो है हमारा एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा यहाँ पर कहलाएगा। अब चाहे तो एक बार इसका क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखो, रेशों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। रेशों के वर्गीकरण में रेशे जो होते हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 2 प्रकार के पढ़ते हैं। प्राकृतिक रेशा होता है, कृत्रिम रेशा होता है और विशिष्ट रेशे होते हैं। अब प्राकृतिक रेशे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, है ना। पादप रेशे जिसे बोला जाता है, कल के सेशन में हम लोग पूरा डिस्कस भी किए थे। जांतव रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होंगे, ठीक है, और धात्विक रेशे जो धातुओं के निर्माण से बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वानस्पतिक रेशों की बात कर लेते हैं। वानस्पतिक रेशों के अंदर कपास हमारा हो सकता है, लीनन हो सकता है, लीनन जो फ्लेक्स के पौधों से प्राप्त होता है, जूट हमारा यहाँ से हो सकता है और हेम्प हो सकता है। तो ये सारे हमारे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे में रेशम जो कि रेशम की कीट से प्राप्त होता है, ठीक है, और ऊन जो कि अलग अलग प्रकार के जानवरों लाइक भेड़ से प्राप्त हो सकता है, ऊंट से प्राप्त हो सकता है, खरगोश से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हो गए। धात्विक रेशे की बात करें तो एस्बेस्टस यहाँ पर हो सकता है, जरी हो सकता है जो सोना और चांदी से बनती है, और तांबे के तार यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए, कृत्रिम रेशे की यदि हम लोग बात करें, जो कि मानवीकृत हो सकता है या फिर रासायनिक केमिकल से बना हुआ हो सकता है। मानवीकृत रेशा जो है रेयन है, जो कि मानव के द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया है। इनकी मदद से, प्राकृतिक रेशों की मदद से, और रासायनिक रेशा जो इसमें नाइलोन आ सकता है, पॉलिस्टर आ सकता है, ठीक है। और विशिष्ट रेशों की बात करें तो इन दोनों का मिला जुला रूप जो है विशिष्ट रेशे, मिश्रित रेशे के अंदर हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये रेशे का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जंतु रेशे या जांतव तंतु का उदाहरण क्या हो सकता है जो कि जंतुओं से प्राप्त होगा? कपास, नायलॉन, पटसन या फिर ऊन। अब देखो, कपास जो है पादप रेशे के अंदर आएगी, वानस्पतिक रेशे के अंदर आएगी, क्योंकि ये तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, राइट। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। नायलॉन आपका मानव निर्मित रेशा हो जाएगा, और पटसन भी आपका पौधा होता है जूट का, ये भी आपको पेड़ पौधों से ही प्राप्त होगा। ऊन आपका एक प्रकार से जांतव रेशे या जंतु तंतु के अंदर कंसीडर किया जाएगा। रेशम का रेशा किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, बकरी से, ऊन से या फिर रेशम की कीट से। तो रेशम का रेशा हमें तो रेशम की कीट से मिलना है, राइट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में आपको ये चीजें बताई हुई है कि कौन सी चीजें आपको किससे प्राप्त होती है। यदि आप रुमाल यूज कर रहे हैं तो रुमाल किसका, इसके अंदर किस प्रकार के रेशे का प्रयोग हुआ है? तो रुमाल के अंदर जो है सूत रुई का प्रयोग होता है। धोती यदि हम लोग वियर करते हैं या फिर हमारे जो परिधान के अंदर आती है, वो भी सूत रुई से प्राप्त होती है। कमीज की बात करें तो ये सूत से बन सकती है, संश्लेषित रेशों से इसका निर्माण होता है। कंबल किससे बनता है? कंबल का निर्माण ऊन से होता है। रजाई जो है सूत और रुई हो सकती है। स्वेटर में प्रयुक्त रेशा ऊन है। मोजे में नायलॉन और रेयन का प्रयोग किया जा सकता है। साड़ी रेशम की हो सकती है। जैकेट नायलॉन और डेक्रोन का होता है। पैंट जो होती है वो डेक्रोन की होती है, ठीक है, जो कि मानव निर्मित रेशों के अंदर कंसीडर किया जाता है। आगे यदि हम लोग बात करें कुछ और क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में दिए गए थे, तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? रेयन, रेशम, ऊन या फिर रुई। तो रेयन यहाँ पर एक प्रकार से प्राकृतिक तंतु नहीं है, क्योंकि ये तो मानव निर्मित है, ठीक है, जो कि प्राकृतिक रेशों के निर्माण से बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, कपास के बीजों से तंतुओं को अलग करने की प्रक्रिया यहाँ पर क्या कहलाती है? कपास के बीज है, यदि हम लोग उसे तंतुओं को अलग करना चाहते, तंतुओं को अलग करना चाहते, तो कटाई, ओटना, बुनना या फिर चुनना कहलाएगा। तो हमने अभी देखा था कि उसके बीज से तंतुओं को अलग करना है, यानी कि रुई को अलग करना है और उसके बीज को अलग करना है। तो इस प्रक्रिया को ओटना बोला जाएगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और एक बीजपत्री पादप यहाँ पर कौन सा है? कपास है, जूट है, पुंज है या फिर शहतूत है? तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि एक बीजपत्री यहाँ पर क्या होता है? एक बीजपत्री पुंज, जिसे मूंज बोला जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो इसको एक बार से और देख सकते हैं। जैसे कि मूंज से आपसे पूछा गया था कि जो फर्नीचर होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, वो किससे निर्मित किए जाते हैं? मूंज घास से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यह मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है।
इस पादप को वनस्पति शास्त्र में सैकेरम मुंजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सैकेरम मुंजा जो है क्या होता है? तो ये मूंज घास से बनाया जाता है, ठीक है। एक बीजपत्री पादप है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, जो कि आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। कहाँ कहाँ पर राजस्थान में मिलता है? तो नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर आदि जिलों में ये घास पाई जाती है। मूंज की सरकंडों का उपयोग, जो मूंज की जो घास होती है उसके जो बोलते हैं ना कि डोरिया टाइप जो होती है, उसका प्रयोग झोपड़े, परंपरागत फर्नीचर जिसे मुंडे बोला जाता है, टेबल, सीढ़ी आदि बनाने में किया जाता है, और इको फ्रेंडली खिलौने बनाने भी हम लोग मूंज का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके रेशों से विभिन्न प्रकार की रस्सियों का निर्माण भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चारपाई, कुर्सी और सजावटी सामान बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और राजस्थान के अजमेर जिले में मूंज आधारित कुटीर उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, जिससे आर्थिक सुदृढ़ता यहाँ पर प्राप्त होती है, जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोग पूरा डिस्कस भी किए थे, ठीक है। और हमने पिक्चर भी देखा था किस तरीके का होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछ रहा था कि एक बीजपत्री पादप यहाँ पर कौन सा है, तो मूंज आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जूट से बनाए जाते हैं, जूट से क्या क्या बनाए जा सकते हैं? जूट पटसन से चटाई बन सकती है, बैग बन सकते हैं, पायदान बन सकते हैं, या फिर ये सभी बन सकते हैं। तो बिल्कुल राइट है, ये सारी चीजें जूट से बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि मुंडे बनाए जाते हैं, जो मुंडे दिखा था वो कपास से बनते हैं, मूंज से बनते हैं, जूट से बनते हैं, या फिर सरसों से बनते हैं। जो मुंडे होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वो पूंज से बनाए जाते हैं, मूंज से बनाए जाते हैं, मूंज ग्रास के थ्रू। तो आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेशो से तंतु तक बन सकते हैं। तो रेशा प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को किस अवस्था में काट लिया जाता है? तो जो पटसन जूट की फसल होती है, हमने देखा था जब उस पर फूल आ रहे होते हैं ना, तभी हम लोग उसको काट लेते हैं, और उसको काट कर पानी के अंदर कुछ समय तक के लिए, कुछ दिनों तक गलने के लिए रख देते हैं। तो जब इस पर फूल आ रहे होते हैं, तभी इस अवस्था में इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको काट लिया जाता है। अगला है, वनस्पति शास्त्र में मूंज को क्या कहा जाता है? तो सैकेरम मुंजा के रूप से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस पौधे से इको फ्रेंडली खिलौने बनाए जाते हैं? तो अभी हम लोग पूरा पैराग्राफ पढ़कर आए कि मूंज पौधे के जो सरकंडे हैं उससे इको फ्रेंडली खिलौने हम लोग बना सकते हैं। कताई के लिए प्रयुक्त दो सरल युक्तियां, यदि हम लोग कताई करना चाहते हैं तो हम लोग तकली का प्रयोग कर सकते हैं और चरखा का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। यही क्वेश्चन पूछा गया था और यही चीज हमने कल भी डिस्कस करी थी। कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सूती कपड़े को रंगते समय रंग के घोल में नमक क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो कलर पक्का हो जाए, वो निकले ना, धोने पर निकले ना, इसलिए नमक यहाँ पर डाला जाता है। हमने कल पूरा ये पढ़ा था कि सूती वस्त्र जो है, इस पे रंगने की प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके से कितनी स्टेप में इसको कंप्लीट किया जाता है। अब आपसे पूछा गया है बंदेज प्रक्रिया का क्या महत्व होता है? तो कपड़ों पर आकर्षक डिजाइन जो है बंदेज प्रक्रिया के थ्रू बनाई जाती है। उसमें इस तरीके से छोटी छोटी गांठें लेकर धागों से बांध दिया जाता है, वहां पर कलर नहीं चढ़ेगा। यदि हम इसको रंग बिरंगा बनाना चाहते हैं तो रंग बिरंगा बनाने के लिए दो दो तीन तीन बार इस पर कलर करना पड़ता है। राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम स्वरूप कहाँ देखने को मिलेगा? तो सांगनेर, जयपुर में देखने को मिल सकता है। और जंतुओं के शरीर पर बाल ऊन में पाए जाने का क्या लाभ होता है? इससे जंतुओं को क्या लाभ होगा? हमें तो उनकी प्राप्ति हो रही है, लेकिन जंतुओं का शरीर यहाँ पर गर्म रहता है, इसीलिए जब ऊन उनके शरीर से, भेड़ों के शरीर से निकाला जाता है तो वो गर्मी के समय में निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट को किस पौधे पर पाला जाता है और यह कीट क्या खाता है? तो रेशम कीट जो है शहतूत के पौधे पर पाला जाता है और ये शहतूत की ही पत्तियां खाकर अपना पूरा जीवन यापन शहतूत के माध्यम से ही करता है, राइट। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी तरीके से आपका सिलेबस वाइज सेशन को कंटिन्यू रखा जाए तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और यदि आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और नोट्स को यहाँ पर ईवीएस के नोट्स को बाय कर सकते हैं। सीडीपी का भी आपका कोर्स यहाँ पर रनिंग है। यदि आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का लेवल 1 एंड लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस कोर्स के अंदर यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ओके, सो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट 6 PM सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।